नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए दिशा रवि मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। 5 राज्यों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, फिर से लॉकडाउन की बढ़ी आशंकाएं। बीजेपी नेता पामेला कोकीन के साथ पकड़ी गई, गोदी मीडिया ने साधी चुप्पी। भारत से खरीद कर भी सस्ता पेट्रोल बेच रहा नेपाल, तस्करी कर रहे लोग। सरकार ने वेबिनार के लिए थोपी मंजूरी की शर्त, वैज्ञानिक बिरादरी चिंतित। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है। 47 रिटायर्ड जजों, मुख्य न्यायाधीशों और न्याय प्रणाली से जुड़े दूसरे लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर ये सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस बगैर दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करे। बता दें कि किसान आंदोलन से जुड़े ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट से जुड़े टूल किट को एडिट और शेयर करने के मामले में दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले 5 दिन और फिर 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों और जजों ने इस बात पर चिंता जताई है कि दिशा रवि के बारे में बगैर सत्यापित किए कई तरह की बातें और आरोप पुलिस और आम जनता को मीडिया के माध्यम से दी जा रही हैं। इस खत पर हस्ताक्षर करने वालों में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी.के. कोगजे, दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनी प्रमुख है। इस चिट्ठी में कहा गया कि पुलिस को चाहिए कि उन तमाम लोगों की जांच करे जिन्होंने विदेश और भारत में अलगाववादी ताकतों के हाथों अपना इस्तेमाल होने दिया है, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव में आए बगैर। तो न्याय बिरादरी के इतने सारे लोगों को चिंता क्यों हो रही है कि दिशा रवि के मामले में पुलिस दबाव में काम कर रही है, पुलिस राजनीतिक प्रभाव में काम कर रही है, और यही नहीं, मीडिया भी उसके पीछे चल रहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने भी अभी 2 दिन पहले ही एक आदेश दिया है जिसमें 3 न्यूज़ चैनलों को कटघरे में खड़ा किया गया है कि उसने दिशा रवि की निजता का उल्लंघन किया है और एक किस्म का मीडिया ट्रायल किया गया। और ये मीडिया ट्रायल जो हुआ है वो दरअसल जो पुलिस ने सेलेक्टेड लीकेज किया है, व्हाट्सएप चैट को लीक किया है, उसके बेसिस पे किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट दिल्ली पुलिस ने लीक की है और इसके पीछे एक नैरेटिव सेट करना है, एक एजेंडा है कि दिशा रवि और इस तरह से तमाम आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाए, डराया धमकाया जाए, ताकि भविष्य में केंद्र सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ न उठे। तो ये एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है और इसमें मीडिया, गोदी मीडिया, केंचुआ मीडिया की पूरी हिस्सेदारी है, पूरी भागीदारी है। वो सरकार के साथ मिलकर इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इसी डर की वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर किसी तरह से देश के खिलाफ कोई साजिश थी तो उसकी निष्पक्ष जांच करके ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको फंसाने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी गुजारिशें। पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने sathhindi.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो निवेदन है कि उसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि sathhindi.com, जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकारों की संस्था है, वो पत्रकारिता के मानदंडों के हिसाब से इस पूरे पोर्टल को चलाते हैं और आप तक सच्ची और पक्की खबरें पहुंचाते हैं। और हम ये बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए हमें आपसे आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। हम कारपोरेट की तरफ नहीं देखते, हम सरकार की से उम्मीद नहीं रखते कि वो हमें फंड देगी और हम उसके बेसिस पे निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि उनके फंड से दबाव भी आएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें फंड करें, आप हमें सहयोग करें, हमारी जो सदस्यता योजना है उसमें हिस्सेदार बने, सदस्य बने और इस तरह से sathhindi.com को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। हमें उम्मीद है कि आप ये जरूर करेंगे। अगली खबर लेते हैं। कोरोना संक्रमण में थोड़े समय के लिए कमी आने के बाद एक बार फिर से ये तेजी से बढ़ने लगा है और टीकाकरण अभियान के बावजूद ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा कि केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़
और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके मुताबिक नवंबर-दिसंबर में कोरोना संक्रमण कम हो गया था। सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाया और उसके तहत अब तक 1,07,00,000 खुराकें दे दी गई हैं। सरकार के अनुसार पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से महाराष्ट्र में संक्रमण फैल रहा है, जहां बीते 24 घंटों में इसके 6,112 मामले सामने आए हैं। इसी तरह पंजाब में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, जहां पिछले 7 दिनों में इसमें और तेजी आ गई है। वहां बीते 24 घंटों में 383 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में संक्रमण में तेजी सुरक्षा मानकों को लागू करने में दी गई ढील के कारण आई है। लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के बाद ये पहले से अधिक तेजी से बढ़ा है। मुंबई के अलावा यवतमाल और अमरावती जिलों में भी सुरक्षा उपाय सख्ती से लागू करने का ऐलान गुरुवार को किया गया है। मुंबई के म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा कि सुरक्षा उपायों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने कहा कि 13 फरवरी 2021 के बाद से मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और बीते 24 घंटों में 297 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण बढ़ रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में 259 नए मामले मिले हैं। हालात को बिगड़ते देख लॉकडाउन की आशंकाएं जाहिर की जाने लगी हैं। कोरोना के कई हजार रूप भी देश में न्यू वेरिएंट म्यूटेशन के जरिए बने वेरिएंट मिल चुके हैं। ऐसे में कोरोना पहले के मुकाबले तेजी से फैल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, मगर ऐसा करना पड़ा तो ये अर्थव्यवस्था और जो कम आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें 2 चीजें ध्यान में रखने की है कि अगर 5 राज्यों में ये कोरोना फैल रहा है तो इसका मतलब है कि ये पूरे देश में भी फैल सकता है। और अगर पूरे देश में फैलने की आशंका है तो हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है। कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रही हो, सबको मिलाकर पूरे राज्यों के साथ कोई बैठक की हो कि अब इसको जिन राज्यों में है वहां से इसको फैलने ना दिया जाए और वहां भी तेजी से कंट्रोल किया जाए। दूसरी बात यह है कि नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और उसमें यह खतरा बढ़ जाता है कि उनके इलाज में देरी हो सकती है, जिसका मतलब है कि वो और तेजी से फैल सकता है। तो इस मोर्चे पर सरकार कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं। राज्य सरकारों के पास साधन सीमित होते हैं और उन पर दबाव ज्यादा होता है। वो अपने स्तर पर और एफर्ट करें, ये जरूरी है, लेकिन केंद्र सरकार को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जैसे 5 राज्यों में बढ़ा है, लॉकडाउन का खतरा फिर से खड़ा होने लगा है। अगर ये 3-4 राज्यों में और फैलने पाया तो फिर एक बार फिर से राष्ट्र स्तर के लॉकडाउन की जरूरत पड़ सकती है और उस सूरत में अर्थव्यवस्था को एक और गहरी चोट की आशंका होगी। गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कमजोर आय वर्गों पर ये एक बार फिर से एक जबरदस्त हमला होगा। वो पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही गरीबी में और नीचे चले गए हैं, कर्ज में दब गए हैं और ये फिर एक और समस्या अगर उस पर आ गई इस पर तो उनके लिए बहुत घातक साबित होगी। बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं, खुदकुशी हो सकती हैं, बीमारियों से लोग मारे जा सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार को अब जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए, पहल करनी चाहिए, समन्वय करना चाहिए और सारे साधन संसाधन इसमें झोंक देना चाहिए ताकि ऐसी नौबत ना आए। अगली खबर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही बीजेपी के एक पदाधिकारी से पुलिस ने कोकीन बरामद की है। इसके बाद से बीजेपी की खासी किरकिरी हो रही है। बीजेपी की इस नेता का नाम पामेला गोस्वामी है और वो भारतीय जनता युवा मोर्चा की महासचिव है। पामेला को शुक्रवार को दक्षिणी कोलकाता में उनके दोस्त और एक सुरक्षा कर्मी के साथ 90 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कोकीन की कीमत 10 लाख रुपए है और ये पामेला की कार में रखी थी। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दक्षिणी कोलकाता जोन के उपायुक्त सुधीर कुमार नीलकंठम ने कहा है कि मुखबिर की सूचना पर न्यू अलीपुर पुलिस स्टेशन ने ऑपरेशन चलाया और एक होंडा कार की तलाशी ली। इसमें से कोकीन बरामद हुई। पुलिस ने कहा है कि ऐसा संदेह है कि पामेला ड्रग्स की सप्लाई और इसके इस्तेमाल में शामिल है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या पामेला ड्रग तस्करी करने वाले किसी रैकेट का हिस्सा भी हैं। हाल ही में
टीएमसी ने बीजेपी में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने इस घटना को लेकर कहा कि अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी नेता शामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि क्या पामेला के बैग में ड्रग्स रखवाई गई। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा कि इससे पहले भी बीजेपी की एक महिला नेता जलपाईगुड़ी में बच्चों की तस्करी में शामिल पाई गई थी। तो चुनाव का मौसम है पश्चिम बंगाल में, अगर ये कहा जाए, ये माना जाए, इसकी शंका जाहिर की जाए कि पामेला गोस्वामी को फंसाया जा रहा है तो मुमकिन है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि पामेला गोस्वामी इस तरह के धत्कर्मों में लिप्त हों। खासतौर से बीजेपी उनका बहुत अच्छे से बचाव नहीं कर पा रही है और 10 लाख की कोकीन अपने पास रखना ये एक बड़ी बात है। तो उसके पास से ये कोकीन पकड़े जाना एक शक की सुई उसके ऊपर ले जाती है। दूसरी बात ये देखिए कि पामेला गोस्वामी के पास से जब ये चीज़ें बरामद हुई तो हमारा जो गोदी मीडिया है, केंचुआ मीडिया है, वो चुप हो गया, शांत हो गया। लेकिन आप देखिए कि मुश्किल से 12 ग्राम गांजा रिया चक्रवर्ती के पास से मिलने की बात कही गई थी और उसके लिए उसका पूरा मीडिया ट्रायल किया गया, उसके लिए उसको जेल भेज दिया गया। पूरा जांच के बाद उसको जेल भी भेज दिया गया। जांच क्या हुई ये पता नहीं, लेकिन केंद्र सरकार चूंकि उस समय महाराष्ट्र सरकार के पीछे पड़ी हुई थी, बिहार में चुनाव थे, इसलिए उसने इस मामले का भरपूर इस्तेमाल किया और जो केंचुआ मीडिया है वो उसके इस नरेटिव को आगे बढ़ाने में लगा रहा। तो उधर रिया चक्रवर्ती को महीने भर उससे ज़्यादा जेल में रहना पड़ता है और इधर पामेला गोस्वामी के मामले में हमारा केंचुआ मीडिया चुप्पी साध लेता है। तो ये उसके दोहरे मानदंड, राजनीति से प्रेरित और निष्पक्षता का अभाव साफ दिखता है। पामेला गोस्वामी की मामले की पूरी जांच होना चाहिए। उन्हें फंसाया गया है कि वो सचमुच में किसी ड्रग रैकेट की सदस्य हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करती हैं, खुद भी सेवन करती हैं। ये तमाम मसले हैं जो बहुत चिंता करने की बात है और बीजेपी जैसी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। हो सकता है बीजेपी के और नेता भी इस तरह के रैकेट में शामिल हों, पामेला गोस्वामी के साथ उससे धन उगाही करते हों। तो ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी भी जिनका सामना कर रही है, पामेला गोस्वामी तो कर ही रही हैं और बंगाल के इलेक्शन के दौरान इस पर भी बहुत जमकर राजनीति होनी लाजमी है। अगली खबर लेते हैं। देश में पेट्रोल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर पार होने की खबर से ज्यादा घमासान इस बात पर मचा है कि पड़ोसी देश नेपाल हमसे ही तेल खरीदता है और उसके बाद भी वो हमारे मुकाबले 22 रुपये सस्ता पेट्रोल बेच रहा है। हालात ये हो गए कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेपाल से लगने वाले इलाकों में रहने वाले लोग नेपाल से तेल की तस्करी कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसके चलते गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में बहराइच, बिहार के रक्सौल और सीतामढ़ी तथा उत्तराखंड के बनबासा बॉर्डर से ऐसे कई लोग कैमरे की नज़र में आए हैं जो साइकिलों, मोटरसाइकिलों के जरिए नेपाल से पेट्रोल लेकर आ रहे हैं। कारण पूछने पर वे बताते हैं कि भारत में तेल भराने में दम निकल गया है, थोड़ी मेहनत करके नेपाल जाते हैं और वहीं से ले आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी तस्करी भी शुरू कर दी है। बिहार के अररिया और किशनगंज जिलों से लगती नेपाल सीमा पर लोग गैलन में पेट्रोल लाते देखे जा सकते हैं। पेट्रोल की कीमतों को लेकर मचे शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत ने 2019-20 में 85% से ज़्यादा तेल और 53% गैस का आयात किया। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या हमें आयात पर इस हद तक निर्भर करना चाहिए, लेकिन ये जनता की परेशानियों का जवाब नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने 6.5 साल में पेट्रोल डीजल पर 20 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। आम आदमी को जेबों से ये 20 लाख करोड़ उसने छीन लिए हैं, लूट लिए हैं, डकैती कर ली है। पार्टी ने कहा है कि 29 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर बेस प्राइस वाले पेट्रोल के लिए 90 रुपए, यानी जो क्रूड जो तेल सरकार को 30 रुपए पड़ता है उसको वो 90 रुपए उससे वसूल रही है और 30 रुपए 55 पैसे बेस प्राइस वाले डीजल के लिए 80 रुपए प्रति लीटर से ज़्यादा लोगों को चुकाना पड़ रहा है। तो ये सरकार की लूट है।
पिछले 6-6.5 सालों में उसने इतने टैक्स थोप दिए हैं जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हो गया है, और उन टैक्सों से सरकार उगाही कर रही है, अपना खजाना भर रही है, लेकिन आम लोगों को राहत नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ नेपाल जैसा, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है, जो बहुत छोटा सा देश है, वो भारत के मुकाबले अपने नागरिकों को 22 रुपये सस्ता पेट्रोल दे रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत की सरकार की नीयत, चरित्र क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, और नेपाल की सरकार अपने अवाम के साथ किस हद तक खड़ी है। नेपाल ही क्यों, बांग्लादेश में भी भारत से सस्ता है, पाकिस्तान में भी सस्ता है, श्रीलंका में भी सस्ता है, और हमारे प्रधानमंत्री ये दलील दे रहे हैं, ये कैफियत दे रहे हैं कि हम बाहर से आयात कर रहे हैं इसलिए हम महंगा दे रहे हैं। अरे महाराज, आप तो नसीब वाले प्रधानमंत्री हो। पहले कहते थे मनमोहन सिंह के लिए कि वो महंगा पेट्रोल दे रहे हैं, लूट मचा रखे हैं, और अब आप जो कह रहे हैं उसके लिए ये घटिया तर्क देकर लोगों को बहलाना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है। अगली खबर लेते हैं। क्या केंद्र सरकार सोच पर भी पाबंदी लगाना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब सरकारी संस्थानों को वेबिनार यानी ऑनलाइन सेमिनार से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार के इस आदेश का सरकारी संस्थाओं ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। देश की चोटी की 2 वैज्ञानिक शोध संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि इससे वैज्ञानिक विमर्श रुक जाएगा और युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच विकसित करने की कोशिशों में अड़चने आएंगी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केंद्र सरकार को अलग अलग खत लिखकर ये चिंता जताई है। इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज चिट्ठी लिखने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन 3 संस्थाओं से लगभग 2500 वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। बता दें कि विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी को जारी एक नोटिस में सभी सरकारी संस्थाओं से कहा था कि वो किसी ऑनलाइन या वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या ट्रेनिंग करने के लिए पहले प्रशासनिक सचिव से अनुमति ले। इनमें सरकारी खर्च से चलने वाली शिक्षण संस्थाएं और विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। नोटिस में यह भी कहा गया कि संबंधित मंत्रालय ऐसे मामलों पर वेबिनार आयोजित करने की अनुमति नहीं दे सकता जो राज्य की सुरक्षा, सीमा, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर और आंतरिक मामलों से जुड़े हुए हैं। मानव संसाधन मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल को लिखी चिट्ठी में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष पार्थ मजूमदार ने कहा, एकेडमी इससे पूरी तरह सहमत है कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन आंतरिक मामला क्या है ये स्पष्ट किए बगैर किसी भी वेबिनार से पहले अनुमति लेने की बाध्यता से भारत में विज्ञान के प्रसार में दिक्कतें आएंगी। मजूमदार ने यह भी कहा कि कई बार अंत समय में वेबिनार का फैसला करना पड़ सकता है और उसका कार्यक्रम देर से बन सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि कैसे उसकी अनुमति ली जाए। पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऐसे में लोग जानबूझकर वेबिनार से बचेंगे और इसकी संख्या कम होती जाएगी। इसकी वजह यह है कि आयोजक सोच सकते हैं कि इस झमेले में क्यों पड़ा जाए, इससे अच्छा वेबिनार न किया जाए। तो ये सरकार ज्ञान और विज्ञान दोनों की विरोधी है। ये नहीं चाहती ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो, क्योंकि ज्ञान से इसको डर लगता है। लोग अगर जान गए सच्चाई क्या है, सरकार की, सत्ता की, व्यवस्था की, उनके कामकाज की, उनके एजेंडे की, तो उसी से घबराई हुई। जबकि जो वैज्ञानिक महकमे हैं, जो एकेडमीज हैं या जो संस्थाएं हैं, वो तो विज्ञान संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वेबिनार करने की बात कर रही हैं। उससे आप विश्व गुरु बनने का की सपना देखते हैं और तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं को ठप कर देंगे। वेबिनार विचार विमर्श का एक मंच है। आप उसके लिए कुछ शर्तें नहीं बल्कि दिशा निर्देश आप जारी कर सकते हैं कि इन विषयों को अवॉइड करें, इन विषयों पर इस तरह से न करें। हालांकि वो भी गलत है। एकेडमिक हल्के को स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ बंधन और सेंसरशिप थोप दी तो वहाँ पर स्वतंत्र चिंतन नहीं हो पाएगा और ज्ञान विज्ञान विकसित नहीं हो सकता। तो ये हम ऐसा लगता है कि आदिम युग में हमें ये सरकार ले जा रही है, जहाँ सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आपको सीमित कर देना चाहती है। आपका ज्ञान की, आपकी बुद्धि को कुंद कर देना चाहती है। इतना घटिया और अदूरदर्शी फैसला शायद ही कोई सरकार ले सके, लेकिन ये डरी हुई
घबराई हुई सरकार है, आंदोलनकारियों से घबराई है, किसानों से घबराई है, मुसलमानों से घबराई है, तमाम तरह के लोगों से घबराई हुई सरकार है। इसलिए पाबंदियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी सुनिए सच की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।